हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं। आज तारीख हमारी 5 दिसंबर और हम 5 दिसंबर में यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। और आपकी जो क्लास हो रही है पेपर 2 हो रही है। पेपर 2 आज होगी, कल भी हो सकता है हो जाए। एक बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग के सीनियर्स के जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। और सो फ्रेंड्स एग्जैक्टली तो नहीं क्लियर है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो उनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत समय है, तो मैं आप लोग की जो क्लासेस है बीच बीच में शायद ना भी हो पाएँ, एकदम मैंडेटरी नहीं, क्योंकि मुझे उनके लिए क्लास करनी है क्योंकि उनका एग्ज़ाम। तो मैंने ये सोचा कि आप लोग के लिए पीडीएफ बनाते हैं, आपको एक दो क्लास करते हैं बीच बीच में, ताकि आप भी मतलब कनेक्टेड रहें, पढ़ते रहें। बट ये है कि बीच में ब्रेक लगेगा, ठीक है। इनके एग्ज़ाम होने के बाद अच्छे से हम हर चीज़ करेंगे। वैसे बीच में करते रहेंगे, इतना नहीं है कि प्रॉपर तरीके से अभी, क्योंकि 1 मंथ है, बट आपके जो एग्ज़ाम्स नहीं है तो काफ़ी समय है, तो इसलिए जिनका एग्ज़ाम है पहले उनको प्रायोरिटी देते हैं। आपकी चीज़ें भी होती रहेंगी। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर। तब तक आप सभी हर चीज़ को समझ लीजिए, टाइम से आइए, पढ़िए। 4 PM पर क्लास करेंगे। जो कुछ भी क्लासेस हुई हैं उन सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2023 नाम के बैच से बनी हुई है, तो आप लोग तब तक उन सारे को पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, फिर बढ़ते हैं। जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, टाइम टू टाइम समझेंगे। मैंने इसके ऊपर आपको 2 से 3 क्लास तक कर दी है इसके पहले, और उसके आगे जो कॉन्टिन्यूस पीडीएफ में चल रहा है वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। पूरी क्लास को अटेंड किया करिए। फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। अभी तक मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, क्योंकि टाइम टेबल से आपके काफ़ी सवाल होते हैं। आपके सीनियर्स का पेपर हो जाता है, फिर टाइम टेबल शेड्यूल करेंगे, आप सभी को टेलीग्राम पर दे देंगे। आप लोग फिर वहाँ से 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा, ठीक है। पहले अभी आपके पेपर्स होने बाकी हैं आपके सीनियर्स के, तो इसलिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए अच्छा है कि हम लोग क्लासेस करते चलते हैं 4 PM पे। इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो लास्ट की क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। इन सब जगह नाम जो ये कलर हाईलाइटेड होते हैं, ये नेम आप याद रखा करिए, ठीक है। बाकी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सीखते जाते हैं, तो हमको जब एक फॉर्मेट समझ में आ जाता है कि चीज़ें 1 बाय 1 क्या चल रही हैं, तो हमें इन्हें आसानी से करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें इतना नहीं याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ समझना पड़ता है। आइए, आज जो हम डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में पढ़ेंगे, वो है शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति, नेचर के बारे में। तो इनका ये नेचर मतलब ऐसा नेचर नहीं जैसे फूल पत्तियाँ, ये नहीं। इनका मतलब जैसा है कि इनका बिहेवियर क्या है, या इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आ रही, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहली जो प्रकृति की बात होती है वो है शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। मतलब उसकी विशेषता के बारे में आपसे बताया जाएगा कि ये एक अंतः प्रक्रिया मतलब क्या होता है, कि ये शिक्षक और छात्र के मध्य विशेष कार्य के लिए संचालित होती है, जहाँ पर एक टीचर और एक स्टूडेंट ही होते हैं, उन्हीं के बीच में ये होती है, जैसे कि मेरे और आपके बीच में हो रही है। इसमें शिक्षण की वह प्रक्रिया है जो कक्ष में चलती है, ये स्कूल में चलती है, जिसमें टीचर, शिक्षक और स्टूडेंट दोनों होते हैं। यदि शिक्षक कोरा व्याख्यान देता है रहे और शिक्षक जो बच्चे रहे वो उसको ऐसे ही निष्क्रिय श्रोता बने रहें, तो वो अंतःक्रिया संभव नहीं होगी। मतलब टीचर ऐसे कुछ भी बताया जा रहा है, कोई टॉपिक नहीं, कोई सिलेबस नहीं, और बच्चा भी सुन नहीं रहा, बस बैठा हुआ हूँ कर रहा है, तो ये अंतः प्रक्रिया अच्छी नहीं होगी। अंतः प्रक्रिया तभी अच्छी होगी जब टीचर जो चीज़ बोल रहा है वो बच्चे को समझ में, और बच्चा उन पर क्वेश्चन करे तो टीचर उसके आंसर्स दे। तो ये होती है एक सफल प्रक्रिया, ठीक है। एक सिंपल। नेक्स्ट, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों ही है। कहते हैं कि ये आर्ट और साइंस दोनों है। ये एक प्रकार से आर्ट में भी काउंट होता है और साइंस में भी काउंट होता है। तो शिक्षण की प्रकृति कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों होती है, जिसमें आर्ट और साइंस दोनों से समाहित होते हैं। शिक्षण, नियोजन और मूल्यांकन की क्रियाओं की प्रकृति काफ़ी वैज्ञानिक अधिक है, जबकि शिक्षण का जो प्रक्रिया का पक्ष है वो कलात्मक होता है। इनमें जो कला की चीज़ें हैं, कला का मतलब क्या है कि कौशल से भरपूर है, जहाँ पर हमको कौशल है, स्किल है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप कोई आर्ट बना रहे हैं, कोई क्राफ्ट बना रहे हैं, कोई कबाड़ से, वेस्ट से बेस्ट बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और साइंस में क्या होता है, जहाँ पे आप कुछ कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं, कुछ सिद्धांत निकाल रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके साइंस सेक्टर में आती है। तो ये सबका सब आपका शिक्षण में ही आता है, क्योंकि हम स्किल भी वहीं पर सीखते हैं, और हम एक्सपेरिमेंट, साइंस के प्रोजेक्ट या एग्जीबिशन कोई चीज़ तो उसको भी हम वहीं पर सीखते हैं। इसीलिए ये दोनों बहुत ही इंटरचेंजेबल भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और हर तरीके से काफ़ी बढ़िया भी होते हैं। तीसरा है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक जैसे शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा बालकों का विकास क्या रहता है, हम ये शिक्षण जो बच्चों को देते हैं, करवाते हैं, उससे उनका डेवलपमेंट होता है, उनके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन लाए जाते हैं, और ज्ञान की चीज़ें बताते हैं, ज्ञानवर्धक बातें उन्हें बताते हैं जो उनके भविष्य में काफ़ी काम आएंगी।
उनको हम भावात्मक भाव से संबंधित चीज़ों को भी बताते हैं, क्रिया वाले, काम वाले, प्रैक्टिस वाले, ये भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमके हमारे तीनों फैक्टर्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। इन पक्ष को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं और इनसे सीख कर अपने लाइफ में, अपने जीवन में चेंजेस करते हैं। तो ये होता किसके थ्रू है? शिक्षण के द्वारा ही होता है, जहाँ पर हम ऐसे प्रोसेस को करके अपनी चीज़ों को काफ़ी इन्हांस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और अच्छा करते हैं। तो ये 3 हो गया। चौथा यहाँ पर है शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कॉन्टिन्यूअस वे में 1 बाय 1 करके चलने वाली, छोटे से शुरू होकर धीरे तक ऊपर तक जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। शिक्षण निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम उद्देश्य की संप्राप्ति तक चलती रहती है। मतलब जब तक आपका एम नहीं पूरा हो जाता है या आप उस गोल तक नहीं पा लेते, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब तक वो आपकी वहाँ तक चलती रहती है और हम धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं। इसके 3 पक्ष होते हैं, एक क्रिया होती है, एक शिक्षण होता है, एक मूल्यांकन। पहले हम कुछ क्रियाएं करते हैं, शिक्षण हमें मिलता है, कुछ हम उसमें डाउट्स बने होते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ खोजबीन करते हैं, फिर हम उसमें टेस्ट देते हैं, फिर उसमें मूल्यांकन होता है, फिर रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे एक प्रोसेस है जो चलता है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं, उसको कवर किए, उसको पास किए, सेकंड में आए, सेकंड में जाएंगे, थर्ड, ऐसे करके आप बढ़ते जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, आप बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, सीखते। वैसे जो शिक्षण होता है वो भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जहाँ पर हम लगातार पढ़ते जाते हैं और चीज़ों को सीखते जाते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है और हमें पढ़ने में आसानी भी होती है। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है पांचवा, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, जहाँ पर निर्देश मिलते हैं, काफ़ी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की चीज़ें हमें बताई जाती हैं। शिक्षण में छात्रों की योग्यता के अनुसार उनके विकास का प्रयास किया जाता है। इस बुक में बहुत सारे लक्ष्य का निर्देशन भी होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके जो एम होते हैं वो काफ़ी अलग अलग होते हैं, तो हमको उनके एम के हिसाब से ट्रीटमेंट या कुछ स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन ओवरऑल टीचर का मेन क्या होता है कि सारे बच्चों का डेवलपमेंट, सभी बच्चे अच्छी जगह पे पहुंच जाएं। तो इस तरीके में काफ़ी फ़र्क होता है कि हम क्या बढ़िया कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 6 पॉइंट ये है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया यानी कि 3 डायमेंशनल प्रोसेस होता है। जैसे काफ़ी लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। जैसे शिक्षण का उद्देश्य होता है, सीखने का अनुभव इसमें शामिल होता है, व्यवहारिक परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारा एम है, हम अपने एम के लिए सीखते हैं, फिर सीखने के साथ जब काम करते हैं तो अनुभव होता है, फिर हम व्यवहार में हमारे चेंजेस है, कोई काम है, कुछ बनाना है, तो हम कुछ बनाते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं कि अगर हम ये कुछ करेंगे, चेंजेस करेंगे, या वो कुछ चेंजेस करेंगे, ये ऐसे नहीं हो रहा। हम जब कोई कुछ करते हैं तो फंसते हैं कहीं ना कहीं, तो उस पर जब सोच विचार करते हैं उससे हम सीखते हैं। तो शिक्षण इसलिए त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी कही गई है। तो ये कभी कभी आपको बहुत हेल्प करता है, ये सारे पॉइंट आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपके बहुत सारे एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। आप बस धीरे धीरे समझते चले कि हाँ ऐसे ऐसे शब्द हैं, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी चीज़ें से बहुत नई मिलेंगी, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण एक सोउद्देश्य प्रक्रिया है, मतलब क्या होता है? शिक्षण की क्रियाएं किन्हीं विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हम शिक्षण का काम करते हैं, टीचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं, वो किसी एम के थ्रू करें। जैसे आप ये डीएलएड में एडमिशन लिए हैं तो टीचर बनने के लिए, वही प्राइमरी में, तो आपका एम है, तो एक उद्देश्य है, उसको करने के लिए, उसको पाने के लिए आप ये चीज़ कदम उठाएं। तो उसी प्रकार से आप हर चीज़ की प्लानिंग करेंगे कि पहले हम डीएलएड में एडमिशन लिया, फिर हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर देंगे, फिर पास होंगे, सेकंड देंगे, फिर टेट देंगे, सी टेट देंगे, ऐसा ऐसा करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये नियोजित होती है, प्री प्लान्ड होती है, और हम प्लानिंग के वे में जब कोई काम करते हैं तो उसके सफल निकल के रिजल्ट आने की उम्मीदें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग एक स्वदेश प्रक्रिया होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। 8वां पॉइंट है, शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया भी होती है। कैसे? शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण और छात्रों के समूह को ही मिलाकर बनता है, जहाँ पर कम से कम एक टीचर और एक बच्चा तो होना ही चाहिए, नहीं है तो फिर कोई शिक्षण ही नहीं होगा। ये एक व्यवसाय की प्रक्रिया है, क्योंकि इससे काफ़ी बड़े बड़े स्कूल्स, फार्म, इंडस्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े फॉर्म में चल रही हैं, ब्रांचेस, फ्रेंचाइजी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो ये एक व्यवसाय प्रकार से बिजनेस भी है और एक कमाने का साधन भी है, जिससे टीचर बहुत लोग अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये व्यवसाय में भी आ जाता है, और स्कूल समाज में आता है, इसीलिए सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको रखा गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? बात समझ में आई? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की जो क्लासेस इसको बंद नहीं करना चाहती, वरना अगर मैं इसको ऑफ़ करूँगी तो आज 5 तारीख से लेके जब तक आपके सीनियर्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, फिर मैं भी बहुत मेहनत करूँगी, तो मुझे भी रेस्ट चाहिए होगा, तो काफ़ी लंबा गैप हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो क्लास है वो ब्रेक ना हो, चाहे वो 10 मिनट की ही डेली हो जाए और अलग अलग सब्जेक्ट की हो जाए, लेकिन हो ज़रूर जाए। तो आप लोग की जो 20 से 25 मिनट की क्लास हो रही है वो कुछ दिन तक नहीं हो पाएगी, तो छोटी छोटी क्लासेस होगी, 4 बजे ही डेली होगी, छोटी छोटी क्लासेस होगी। तो इतना अब आपको, मैं आपके लिए जब इतना कर रही हूँ तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे छोटी ही क्लास होगी, लेकिन आपको 10 मिनट से 11 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट की क्लास ज़रूर मिलेगी। इतना मैं प्रॉमिस आपसे कर सकती हूँ। ठीक है,
चलिए क्लास समझ में आ रही है तो फटाफट लाइक करिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तब तो मैं छोटी-छोटी साँसें ले लूँ। कॉन्टिन्यूअस बोलना पड़ता है ना इस वजह से। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे, मैं भी बहुत एक इंसान ही तो हूँ मैं भी। आगे देखिए, 9वां पॉइंट क्या है कि शिक्षण का मापन किया जाता है। जी हाँ, हम क्या करते हैं, शिक्षण का मापन शिक्षक के व्यवहार के अनुरूप में किया जाता है। हमें कुछ टेस्ट वगैरह विधियाँ होती है, प्रोसेस, उनके थ्रू हमारा मापन, जैसे हमारे एनुअल एग्ज़ाम होते हैं कुछ उस तरीके से, या हमें कोई टास्क टास्क मिला, हमने उसमें परफॉर्म किया, किस बेसिस पे क्या रिजल्ट निकला, उसके एनालिसिस के बेस पे हमें रिजल्ट मिलते हैं। शिक्षण एक विज्ञान है, ठीक है। कहते हैं कि शिक्षण का प्रस्तुतिकरण कौशल और पक्ष कला है, परंतु देखो इनमें तार्किक निरीक्षण मूल्यांकन भी किया है, जहाँ पर हम कुछ टेक्निकल चीज़ों पे करते हैं, टेक्निक वाली चीज़ लगाते हैं, रीजनिंग कुछ करते हैं, तो उसके हिसाब से ये एक विज्ञान की कला भी है, जिसमें हम साइंस की चीज़ों को इंक्लूड रखते हैं। हर विषय इसमें आते हैं और हम अलग अलग सोच के विचार के हिसाब से काम करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं मैम क्या इतना बड़ा हम लोग लिख पाएंगे, क्या हम लोग इतना बड़ा याद करेंगे? तो मेरे फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, आपको ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ देखनी है, मुझे आपको पढ़ानी है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रही। आपको ये जो हाइलाइटेड पॉइंट है सिर्फ इनको ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इनको ही याद रखना। आप जब ये चीज़ें आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको पढ़ते पढ़ते आप जब एंड तक पहुँचोगे तो इससे पहले आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ये ब्लू वाली हेडिंग से ही आपके दिमाग में बात फैल जाएगी, दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि मुझे इसमें क्या लिखना है। लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। जैसे कहते हैं कि इसमें हम अलग अलग तरीके से करते हैं। हम कभी जब स्कूल चले गए, स्कूल में जाकर टीचर से बुक्स के थ्रू पढ़े, बुक्स को ओपन हुई, बुक्स के हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, तो औपचारिक है। जब हमने घर परिवार से कोई चीज़ सीखी, कहीं रास्ते से कोई चीज़ सीखी, तो वो हमारे इसकी अनौपचारिकता में आ जाएगा, ठीक है। 2 टॉपिक, तो टोटल मैंने 11 पॉइंट आपको बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि शिक्षण के कार्य क्या होते हैं। शिक्षण के कोई 2 कार्य बताइए, शिक्षण के कोई 3 कार्य, 4 कार्य, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो पहला काम ये है कि कक्षा को संगठित और व्यवस्थित रूप देना, कि क्लासरूम लगना चाहिए कि हाँ क्लास है, उसको प्रॉपर तरीके से बच्चों ढेर सारे हों, व्यवस्थित रूप से हो। दूसरा, अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण करना, ऐसी कंडीशन बनाना कि बच्चा सीखने के लिए खुद तत्पर हो जाए और सीखे। विषय वस्तु और कार्य का जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें क्या है, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पढ़ने से क्या लाभ होगा, इनके बारे में प्रेजेंटेशन देना। सीखने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित, बच्चे को मोटिवेट करना कि कैसे बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व होकर उस काम को करने में मन लगाए और सीखे, ताकि वो भी अपने दिमाग को यूज़ करते हुए आगे बढ़ पाए। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्रदान, बच्चों को जो अलग अलग चीज़ें निपुण हैं उनके बारे में बताना, उनको सिखाना, या उनमें क्या कला है उसके बारे में जो वो नहीं जान पा रहे उसको बताना। बच्चों को सामान्य से सृजनात्मक प्राणी के रूप में, मतलब जो सामान्य बच्चे होते हैं जो घर से आते हैं एक नॉर्मल वे में आते हैं, उनको कुछ अच्छा बनाकर भेजना, उनको काबिल बनाना, अच्छा सक्षम बनाना। छात्रों के अधिगम्य समस्याओं का, जो प्रॉब्लम्स उनकी पढ़ाई लिखाई में आती, जहाँ अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, पूछ नहीं पाते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, वहाँ पर उनको गाइडलाइन देना, वहाँ पर उनको हेल्प करना। छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को समझना, जो उनका शुरुआती छोटा सा इनिशियल सा व्यवहार होता है वो उनको समझना और उनके बेसिस पे उनकी मदद करना, जो कि एक टीचर का बहुत अच्छा फ़र्ज़ होता है। 9th पॉइंट कहता है अभिवृद्धि ग्रोथ और डेवलपमेंट संप्रत्य समस्याओं को, जो प्रॉब्लम्स ग्रोथ की है, विश्वास नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे डरते हैं, तो उनको दूर करना। छात्रों के अंतिम व्यवहार की जाँच करने के लिए, मतलब एकदम फाइनल टेस्ट लेने के लिए उनका एनुअल एग्जाम लेना कि बच्चे ने क्या पढ़ा, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। पाठ्य सामग्री तैयार करना, एक कैरिकुलम सेट करना, ताकि बच्चा 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट को पढ़ता चले, समय के हिसाब से पढ़ता चले। और लास्ट में मूल्यांकन करना। तो ये शिक्षण के कार्य होते हैं जहाँ पर हम बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। आई बात समझ में? अगर एक बार में नहीं आई है तो 2 बार देखिए। अभी बहुत समय है, आपका जो पेपर है 2024 में होगा, वो भी होली के बाद होगा, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपके पास समय है। लेकिन पढ़ाई धीरे धीरे करके करते रहिए, सीखते रहिए, ताकि आपको भी कोई चीज़ हो तो प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ समझ में। 8 पेपर हैं, 8 पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, जहाँ मैंने आपको 2 टॉपिक बताया। कल इसके आगे फिर मैं आपकी क्लासेस करूँगी ऐसे ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।